गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है, उसमें लास्ट टाइम हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए था वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कौन डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो आज हम लोग उसमें देखना है, जैसा कि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी मटेरियल को। तब हम लोग आज का टॉपिक यही रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आज का आप टॉपिक लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली वो कैसे ट्रांसपोर्ट किसी भी मटेरियल को करता है। क्या उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है या और भी प्रोसेस होते हैं? तो हम लोग पहले लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोग को पता होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म पीएम एंड सेल मेम्ब्रेन इन्हीं का नाम है, जिनको सीएम बोलेंगे। तो इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो टाइप्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टू टाइप। तो इसमें दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पेसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पेसिव में क्या डिफरेंस है? पहला तो क्या है एक्टिव, दूसरा पेसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ये जो होगा ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स with the help of ATP। ATP मीन्स एनर्जी। ये जो ट्रांसपोर्ट होगा जो कि एनर्जी के हेल्प से किया जाएगा। इवन हम समझे तो इसको ATP के यूज़ से ही कर सकते हैं। पेसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये बस अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये अपने मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करता है। तो इस वजह से ये डिफ्यूज़न, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज़न को एंड ऑस्मोसिस को। पेसिव ट्रांसपोर्ट का फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये फिर से आपके दो टाइप के पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ डिफ्यूज़न एंड वन इज अ ऑस्मोसिस। आज हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे, डिफ्यूज़न क्या है, व्हाट इज डिफ्यूज़न एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वन इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज अ पेसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ATP। मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगा वो एनर्जी के हेल्प से। एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेगा, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट करेगा और वो ग्रेडियंट के ही साथ करेगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होगा और इसमें हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा एनर्जी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक समझा रही हूँ, जैसे ये एक कोई भी सेल है, सेल के बाहर ये मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है और सेल के बाहर ये। अब इस मॉलिक्यूल्स को मूव करना है तो किस तरफ से करेंगे? आप बोलिए। ये जो है ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन। तो कभी भी जो कोई भी पार्टिकल्स मूव करेगा ये अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, क्योंकि बाहर इसका हाई कंसंट्रेशन है, अंदर इसका लो कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा? बाहर से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि सेल को बैलेंस करना है। तो ये बाहर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। अब मॉलिक्यूल्स खुद बाहर है, खुद डायरेक्ट वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लग रहा है? नहीं। अगर इसी मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर जाना पड़ता तो ये तो जस्ट उल्टा हो जाता, तो जिसकी वजह से इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता। तो वही होता है ATP के यूज़, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग करते हैं। अब पेसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, वन इज़ अ डिफ्यूज़न एंड वन इज़ अ ऑस्मोसिस। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूज़न एंड व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, परफ्यूम को अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में वो फैल जाता है, ये भी एक एग्जांपल होता है आपके डिफ्यूज़न का। तो लिखिएगा डिफ्यूज़न, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जो कि आप किसी भी चीज़ से करके देख सकते हैं। हम लोग वाटर वाला भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जब पानी में आप ब्लू इंक डालेंगे वो कैसे डिफ्यूज़ हो जाता है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ substance from a region of higher concentration, from a region of higher concentration
टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। अब इसमें सब्सटेंस क्या क्या है? जैसे कि CO2 हो गया आपके सब्सटेंस, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे सब्सटेंस डिफ्यूजन के थ्रू अपने हायर रीजन से लोअर रीजन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किस किस मीडियम में हो सकता है? तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में हो सकते हैं। डिफ्यूज़न आपके सॉलिड में भी हो सकता है, आपके लिक्विड में भी हो सकते हैं, इवन आपके गैस में भी। हमारे 3 स्टेट जो है, तीनों स्टेट में हो सकते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में क्या है? ये रीज़न से हो रहा है, इसमें ये तीनों मीडियम है। अब अगर आप सब्सटेंस पूछे कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस है जो मूव करता है, तो जैसे कि सब्सटेंस का नाम लिख लीजिए आप कि कौन कौन से सब्सटेंस डिफ्यूज़न के थ्रू मूव कर पाते हैं। तो सब्सटेंसेस में जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, ETC, ये सारे जो गैसेस हो गए, ये मूव कर पाते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। आई होप आप लोग को डिफ्यूज़न समझ में आ रहा होगा। डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ है नहीं, इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन। एक ऐसा मूवमेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ये तीनों मीडियम में हो रहा है। अभी ना बहुत देखिए, इन दोनों में ही, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस में ही ATP का यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ना इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग अभी डिफ्यूज़न देखें, ये तीनों मीडियम में हो रहा है। ऑस्मोसिस में भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ही होगा, सब्सटेंस अपने हायर रीजन से ही लोअर कंसंट्रेशन में आएंगे, बट ये तीनों मीडियम में नहीं होते। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होते हैं। और ऑस्मोसिस जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, लास्ट टाइम आपको बताया थे, ऐसा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टेड चीज़ों को ही एक्सचेंज करता है, सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर और बाहर आने देता है, तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो वो ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डालिएगा ऑस्मोसिस। लिखिए ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे भी आप लिखिएगा इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये भी ऐसा ही है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें भी कोई आपको एनर्जी का नीड होगा, ये भी विदाउट एनर्जी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक पेसिव ट्रांसपोर्ट है ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं ना, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर वाला पार्ट होता है, सॉल्यूट जो होते हैं वो आपके सॉलिड वाले पार्ट्स होते हैं। ऑस्मोसिस, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ब्रैकेट में मैं वाटर लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर जिनको नहीं पता है सॉल्यूशन क्या है। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने ही लिखूँ। अगर पहले से लिख के लाऊंगी तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा, साथ में मैं भी लिख रही हूँ, साथ में आप भी लिखिए। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to a region of lower concentration with semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Semi-permeable या selective permeable, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल क्या है। दोनों का मतलब सेम है कि सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि जो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सचेंज सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही करने देता है। तो ऑस्मोसिस कौन से मीडियम में होता है? ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस सिर्फ आपके लिक्विड मीडियम में ही होंगे और बाकी जो डिफ्यूज़न है वो तीनों ही मीडियम में होते हैं। तो ये हमारे ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं। तो ऑस्मोसिस को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लिखिए ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अ इंडोऑस्मोसिस, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हो गए ऑस्मोसिस के, तो कौन कौन से हैं? पहला लिखिएगा इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। दूसरा लिखिएगा एक्सोऑस्मोसिस। एक है इंडोऑस्मोसिस, एक है एक्सोऑस्मोसिस। इंडो, यहाँ पे इंडो से ही क्लियर हो रहा है, इंडो का मतलब है इनसाइड, ऑस्मोसिस का मतलब है जो कि मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, जो भी आयंस का।
एंड एक्सो का मतलब है एग्जिट, मतलब बाहर। तो जो भी मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका कैसा है, इंडो ऑस्मोसिस है। और एक्सो, सॉरी उल्टा हो गया, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर हो रहा है वो इंडो ऑस्मोसिस है। एंड एक्सो का मतलब जो कि बाहर होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर हो रहा है वो आपका एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोसिस में आप देख ले स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो कि सॉल्वेंट वाटर से हो रहा है हाइयर रीजन से लोअर रीजन में, इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल रहेगा, जो कि डिफ्यूजन में नहीं था। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या है, होगा तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लिख पा दूंगी। ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज अ इंडो ऑस्मोसिस, अनदर वन इज अ एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब इनसाइड, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, endoosmosis, and movement of water molecules outside the cell, that is exoosmosis. आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। अब नेक्स्ट हम लोग ऑस्मोसिस में, जो कि आपके बुक में गिवन है, 3 सॉल्यूशन में हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस कौन कौन से सॉल्यूशन में कैसे हो रहा है। तो हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन होंगे, तो आप लिखिएगा ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इंटू 3 सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस का कैसा हो रहा है। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, अब आप 3 सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला होगा आपका हाइपरटोनिक, पहला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, दूसरा होगा आपका हाइपोटोनिक, एंड तीसरा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आइसोटोनिक। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, 3। वन इज अ हाइपरटोनिक, अनदर वन इज अ हाइपोटोनिक, एंड थर्ड वन इज अ आइसोटोनिक। अब पहले ये देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आप लोग ये लिख लीजिए स्टार डाल के, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉलिड पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो वाटर लिक्विड वाले जो भी पार्ट होगा वो आपके सॉल्वेंट है। अब मैं इसको डिफाइन करती हूँ तीनों को कि कैसे ये हो रहा है। तो पहला है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो चलिए आप लिखिए, पहला लिखते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लिख लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप लोग। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे कि एक बीकर, जैसे ये एक बीकर है, ये सेल है, ये सेल के बाहर वाटर है, ये सेल हुआ आपका, ये सेल के बाहर वाटर है एंड सॉल्यूशन। देखिए हाइपर टर्म से आ रहा है जो कि हायर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर सॉल्यूट, आपका जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, एंड लेस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो आपके यहाँ पे कम होंगे। इस वजह से हम इनको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तो जानते हैं ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी कम हो एंड सॉलिड वाला पार्ट ज़्यादा हो, तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को देखें। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सॉल्यूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर सॉल्वेंट वो लिक्विड है, तो सॉल्यूट अंदर की तरफ, सेल अपने हायर रीजन से लोअर में जाता है, तो यहाँ से जितने भी पानी है वो बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर पानी नहीं है, तो जितना भी सेल के अंदर पानी था वो सब तो बाहर निकल आया, तो सेल कैसा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आपके सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, बलून में अगर पानी को भर दिया जाए, एग्जाम्पल सारे पानी को बलून से निकाल दिया जाए, तो बलून का क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे बलून आपका कैसा हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से
इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो पानी है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो सेल है क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। क्या बलून श्रिंक हो जाता है या स्वेल कर जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सारा पानी अगर बलून से निकाल दिया जाए तो बलून तो श्रिंक कर जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए हाइपोटोनिक, नेक्स्ट लिखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो में जस्ट उल्टा, वहाँ मोर सॉल्यूट था, यहाँ मोर सॉल्वेंट हो जाएगा। वहाँ लेस सॉल्वेंट था, यहाँ पे लेस सॉल्यूट हो जाएगा। तो मोर सॉल्वेंट लेस। अब सेम ये आपका सेल है। अब यहाँ सेल के बाहर बहुत वाटर है, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी आएगा। तो जितने भी पानी था वो सब तो आपके सेल में आ गया। मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पानी है, आप बलून के अंदर सारे पानी को भर रहे हैं, तो बलून क्या करे, इतना छोटा सा होता है वो फुल के इतना बड़ा बन जाएगा। तो बलून में क्या हो गया, स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। यहाँ लिखिएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड, मूव फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल विल, यहाँ पे क्या करेगा, सेल स्वेल। फटाफट मैं आपको आइसोटोनिक बता दे रही हूँ, फिर रैप अप करते हैं फास्ट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आपके सेम क्वांटिटी में होंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन सेम क्वांटिटी, ये दोनों ही आपके सेम क्वांटिटी में होंगे, ना तो ये ज़्यादा ना कम, जिसकी वजह से सेल में कोई भी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेट चार्ज इनका जीरो हो जाएगा, जीरो नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट जीरो होने की वजह से ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आइसोटोनिक में समझ में आ गया कि इसमें ना तो सॉलिड ज़्यादा होगा ना सॉल्वेंट, दोनों चीज़ बैलेंस में रहेगा। तो सेल ना तो यहाँ स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। आई होप आप लोग को आज का ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।